वैसे तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की तुलना करना इंसाफ नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक फैक्ट को नकारा नहीं जा सकता कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी साबित हुई। कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा, जिसके बाद यह चर्चा भी होने लगी कि क्या विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस कोई बड़ा कमाल करने वाली है। क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस का कमबैक होने वाला है? तो चलिए क्यों ना ये सवाल उन्हीं से पूछें जिन पर कांग्रेस का सबसे बड़ा दारोमदार है। टीवी9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन महाराष्ट्र में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस नेता, बल्कि कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। नाना साहब स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। एक बार जरा जोरदार तालियों से नाना पटोले जी का स्वागत करिए। मैं समझ सकता हूं, अभी मैं देख रहा था कि आप फोन पे बिजी थे, लास्ट मोमेंट बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ये बताइए मुझे, ये सवाल है तो एक फिल्म का डायलॉग, लेकिन मैं पूछूंगा आपसे जरूर, हाउस द जोश? क्या लोकसभा वाला जोश है या इस बार कुछ बात अलग है? उससे ज्यादा है। लोकसभा तो हमारा ये पहला चुनाव था अलायंस का, और हमें जिस तरह से लोगों में करंट लग रहा था उसमें हम लोगों को जो रिजल्ट आया, अब जो अभी ये जो 6 महीने का गैप हुआ है उससे और ज़्यादा फायदा हुआ है। लोगों में एक बड़ा गुस्सा महायुति सरकार के बारे में महाराष्ट्र में है, उससे ज़्यादा सीटें हम लोग जीतेंगे। अच्छा देखिए नाना, हम लोग बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, तो मैं कुछ बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, तो आप उसको माइंड मत करेगा। मेरा आपसे सवाल है कि शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कौन अगाड़ी कौन पिछाड़ी, फिर नाना करते प्यार कर बैठे। आपके अलायंस की अगर बात की जाए तो अब सब सेट हो गया है? अब सब सेट हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा चलते रहता है। सिर्फ हमारे में नहीं है, बीजेपी में भी बहुत अभी तक चल ही रहा है उनका, तो ये आखिरी तक चलेगा। कल का लास्ट डेट है, कल पास में अलायंस क्लियर हो जाएंगे दोनों तरफ से। अच्छा एक चीज बताइए, आज एक बहुत बड़ी अफवाह फैली कि राहुल गांधी नाराज हो गए हैं, विदर्भ में शिवसेना को सीटें कुछ ज्यादा ही दे दी गई। क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसे कुछ अफवाह है। सिर्फ अब क्या है कि मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ही एक उसकी अफवाह फैलाना बीजेपी को बहुत आसान है, और ऐसी अफवाहें चलती रहती है। लेकिन अब बहुत सीरियस हम बीजेपी के भी अफवाहों को नहीं लेते, और पब्लिक भी नहीं लेती महाराष्ट्र की। बीजेपी की क्या असलियत है वो लोगों को पता चल गई है। कोई इस मामले में नहीं है, जो अलायंस हो गया उस ताकत के साथ आगे बढ़ने का और महाराष्ट्र बचाना, यही हम सब लोगों का धर्म है, और हम महाविकास आघाड़ी करके ये काम कर रहे हैं। देखिए बहुत सारी चीजें बाहर आ रही थी, काफी अफवाहें उड़ रही थी। मैं चाहूंगा इस पे आप क्लैरिटी दे दें। मीटिंग में राहुल गांधी जी क्या नाराज थे? कुछ क्या कहा उन्होंने? देखो, वो चाहते थे कि उनका खुद का ड्रीम्स है, मेरा भी है, कि हर समाज को हम नेतृत्व दें, उनको एक नेतृत्व करने की क्षमता उनमें हम पैदा करें, उनको मौका दें। ये भूमिका राहुल जी ने रखी थी, और वो बिल्कुल सबको मान्य है। लेकिन ये अलायंस की राजनीति में जो सीट शेयरिंग होता है, उसमें ये सबसे बड़ा एक जो भी हमारी सीटें आती है उसके जो मेरिट है उसके आधार पे हमें सीट को बंटवारा करना पड़ता है। तो कुछ समाज को हम लोग मौका नहीं दे सके, लेकिन उनको जैसे हम सत्ता में आएंगे उनको मुख्य धारा में लाना ये हमारा कर्तव्य है, और हम करेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, नाना तो ठीक है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में जो आपके दल है वो हाँ नहीं कर रहे हैं। आए दिन संजय राउत जो है वो धमकी देते रहते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीजन पे वो डराते रहते हैं। नाना कभी डरता नहीं ना। नहीं, लेकिन क्या शिवसेना एक चुनौती है? जो है अधिकार की बात वो रखते हैं, हम अपनी अधिकार की बात रखते हैं, तो डेमोक्रेसी है। नहीं, कोई चुनौती नहीं, हम दोस्त है, और दोस्ती में चुनौती नहीं होती है, ये हम मानने वाले में से है।
और मुझे लगता है कि अब बहुत सवाल हो जाएगा मामला, कल तक हम एकदम सेटल हो जाएंगे। नहीं, लेकिन ये बताइए, अखिलेश यादव वो भी काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं, उनसे क्या बातचीत हुई? उनसे भी बातचीत चल रही है, वो भी कल तक वो भी इसमें आ जाएंगे मुख्य धारा में। आखिर ये तीन पार्टी के अलायंस में जब हम लोग बात कर रहे थे तो वो थोड़ा सा स्वाभाविक है कि जो महाराष्ट्र के जो छोटे दल है उन पे थोड़ा सा हम लोगों ने कहा कि हमारा पहला हो जाए तो फिर उनको हमारे इसमें से जगह देंगे, लेकिन अब थोड़ा समय लगा और स्वाभाविक है उनका नाराज होना, लेकिन हम अब उनको शांत कर लेंगे, कल तक हो जाएगा। नाना एक बात बताइए, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी बीजेपी के भी कई नेता हमारे साथ आ रहे थे हमारे सत्ता सम्मेलन में, हम भी उनसे ये सवाल पूछे थे कि महायुति का सीएम फेस कौन होगा, महाविकास अघाड़ी का सीएम फेस कौन होगा, और प्लीज ये मत बताइएगा कि पहले वो बताएंगे फिर हम बताएंगे, आप मुझे बताइए आपका फेस कौन होगा। देखो, कांग्रेस की तरफ से हमने कह दिया कि महाविकास अघाड़ी हमारा फेस रहेगा। हमको छुपा के कोई बात करने की हमारा तरीका नहीं रहा है, वास्तविकता जो है वो रखने का काम होता है। तीनों मिलकर हम लोग लड़ेंगे, मेजॉरिटी में गवर्नमेंट महाराष्ट्र में लाएंगे और आखिरी हाईकमांड सब बैठकर वो डिसीजन लेगा, उसी आधार पर सरकार बनेगी महाराष्ट्र में। क्या ये हमारी लड़ाई खुर्ची की नहीं है, हमारी लड़ाई महाराष्ट्र को बचाने की लड़ाई है। जिस तरह से ये देखिए, आप बता रहे हैं आपकी लड़ाई कुर्सी की नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लड़ाई चल रही है कि किसको कितनी ज्यादा सीटें मिल जाएं चुनाव लड़ने के लिए, क्या ऐसा तो नहीं है कहीं कि जो जितनी सीटें जीत के लाएगा उसी का सीएम बनेगा? नहीं, आज तो ऐसे कोई तय नहीं हुआ है। हमें हमारे में सीटों के हिस्से में और ये सब चीजों में नहीं पड़ने का है। हमें पहली बात मेजॉरिटी में गवर्नमेंट लाना, ये हमारी कोशिश है और उसलिए हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये महायुति में जो है आज, उनमें तो पीछे में बहुत चल रहा है। अमित शाह जी ने भी बीच में जो लाइन बोलना था वो बोल दिया कि हमने तुम्हारे को बनाया मुख्यमंत्री, अब तुम्हारा मौका खत्म हो गया है। तो उनमें तो एकदम पीछे से क्या खेल चल रहा है सब लोग देख रहे हैं, हमारे में नहीं है। हमारे में एकदम क्लियरिटी है। चुन के आने के बाद हमारे नेता लोग बैठेंगे और वो डिसाइड करेंगे। लेकिन चलिए, मैं आपको, क्योंकि राजनीति में हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होती रहती हैं और सवाल भी होते हैं। चलिए, उद्धव ठाकरे ने मान लीजिए अगर ये फैसला कर लिया कि सीएम कांग्रेस का होगा, या उन्होंने कहा कि हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, तो आपका सीएम का चेहरा कौन है? नाना पटोले हैं, पृथ्वीराज जी हैं, कौन है आपका सीएम का चेहरा? जो भी हाईकमांड डिसाइड करेगा वो चेहरा बन जाएगा, उसमें क्या टेंशन है। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, मैंने हरियाणा इलेक्शन से पहले मैं कहता हूं कि मैं आपको, मेरा स्वभाव सबको पता है, हिंदुस्तान की जनता को पता है। मैं आपसे बोलता हूं, मैं हरियाणा चुनाव से पहले यही सवाल मैंने कुमारी सैलजा जी से पूछा। उन्होंने कहा हाँ हाँ, इसमें अपनी इच्छा रखने में क्या बुराई है। तो क्या नाना पटोले सीएम बनना चाहते हैं? हरियाणा में क्या हुआ, कौन नेता ने क्या बोला, उसमें नहीं है। मेरी आदत आपको सबको पता है, मैं जो भी है मैं मुंह पे बात करता हूं और जो भी है उसका रिजल्ट तुरंत देता हूं। लेकिन मैं जिस तरह से मेरे महाराष्ट्र को देख रहा हूं, जिस तरह से ये भ्रष्टाचारी व्यवस्था महाराष्ट्र की सत्ता में स्थापित है, जिस तरह से महाराष्ट्र को रोज बेच रहे हैं, महाराष्ट्र के सब इंडस्ट्रीज गुजरात को देने का काम कर रहे हैं और महाराष्ट्र का अस्तित्व खत्म कर रहे हैं, ये मेरे लिए सबसे चिंता का विषय है। मेरे लिए आज चिंता का विषय कुर्सी नहीं है, मेरा मुख्यमंत्री पद का नहीं है, मेरा चिंता मेरा महाराष्ट्र को बचाना है। इसलिए मैं ये सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहता। महाराष्ट्र में आपको पता होगा कि ओबीसी वर्सेस मराठा, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। इस महाराष्ट्र में शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा हमेशा रही है। हमने कभी किसी में तनाव नहीं देखा, हमने आपस में किसी को नहीं लड़ाया। लेकिन जब से ये सरकार महाराष्ट्र में बीजेपी के आने के बाद महाराष्ट्र में जिस तरह से जातीय तनाव शुरू हो गए, वो हमारे लिए
बहुत ही दर्दनाक है और हम लोग वो नहीं चाहते। महाराष्ट्र हमारा एक शांत प्रिय राज्य है। हमारे यहाँ पे जिस तरह से एक अलग जीने का ढंग है वो पूरा के पूरा बर्बाद करने का काम बीजेपी ने महाराष्ट्र में किया है और वो कदापि हम नहीं होने देंगे। ये लड़ाई हमारी है। नहीं, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के विकास की, तो उसके लिए जाहिर तौर पर जीतना जरूरी है और आपकी चिंता है, आप बार बार ये बोल रहे हैं, तो आप तो महाराष्ट्र का विकास तभी कर सकते हैं ना जब मुख्यमंत्री बन पाएंगे। देखो, मैं स्पीकर था महाराष्ट्र में जी, तो मैं तब भी मैं वो चेयर पे 11 महीने में बहुत सारा काम जो मुझे करने थे वो मैं सरकार से करवा लिए। जो सरकार को डायरेक्शन देना था वो मैंने दिया। प्रशासकीय व्यवस्था को कैसे टाइट करना वो भी मैंने स्पीकर करके किया है। तो जो भी जवाबदारी पार्टी मुझे देगी उसको अच्छे से निभाना मुझे आता है। तो आखिरी इस तरह की महाराष्ट्र को बचाने वाली एक सरकार आना, यही हमारा सपना है। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जो भी मौका पार्टी देगी उसको अच्छा करना। आपको तो आप ये कहते हैं कि मैं जब कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हुआ महाराष्ट्र में, तो हमारी पार्टी चौथे क्रमांक पे थी महाराष्ट्र में। हमारी पार्टी अब खड़ी होंगी कि नहीं महाराष्ट्र में, ये लोग बोलते थे और मैं अकेला आदमी था कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनेगी और मैंने करके दिखाया पार्लियामेंट में। तो मेरा जो स्वभाव है कि जहां जिस कुर्सी में बैठे उस कुर्सी में जान डालने का, नहीं तो लोग कुर्सी में बैठे कुर्सी में मार डालते हैं। आपने तो स्वभाव नहीं, कुर्सी पब्लिक की होती है जी, और पब्लिक को जस्टिस देना ये कुर्सी से हमारी जवाबदारी होती है। जी देखिए, आपने तो लोकसभा में करके दिखाई कई सारी चीजें, लेकिन अगर मैं लोकसभा में स्ट्राइक रेट की बात करूं तो आपके एक बड़े सहयोगी दल शिवसेना की बात करूं मैं, उद्धव गुट की, तो उनका स्ट्राइक रेट शिंदे साहब से काफी कम था। करीब उनका था उद्धव जी का 42% और इनका 47%। आपको लगता है ये चिंता का विषय है? क्योंकि एक तरफ सिंपैथी वेव थी, दूसरी तरफ वो बार बार गद्दार बोल रहे थे, उसके बावजूद भी शिवसेना उद्धव गुट को इतनी सीटें नहीं मिली और अभी भी वो बहुत डिमांडिंग है। देखो, हर पार्टी का, हर नेताओं का अलग अलग स्वभाव होता है। तो शिवसेना का उद्धव ठाकरे साहब के जो संगठन है उसका एक अलग सिस्टम में काम करने का। आखिर उनके सिस्टम को हम थोड़ी उसको नाम रखेंगे। आखिर हमारा अलायंस है, हम अलायंस को लेकर चलना ये हमारी जवाबदारी है। तो अलायंस हमारा जीते, सब जगह जीते, ये हमारी भूमिका है। तो ठीक है, लास्ट टाइम हमने लॉस किया उद्धव ठाकरे साहब के संगठन ने। इस बार हमारा उम्मीद है कि वो इस बार अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन क्या हरियाणा में जो कांग्रेस की हार हुई उसके बाद जो आपके अलायंस पार्टनर हैं, इंडिया अलायंस की बात की जाए या महाराष्ट्र के जो आपके अलायंस पार्टनर्स हैं, क्या उनकी बार्गेनिंग पावर और उनकी डोमिनेंस बढ़ गई? क्योंकि हरियाणा में जैसे ही रिजल्ट आए, संजय राउत कहते हैं कि कांग्रेस को समझना चाहिए कि कोई भी बड़ा भाई नहीं, कोई भी छोटा भाई नहीं होता, अलायंस को साथ लेके चलना चाहिए, और वो तेवर अभी भी बरकरार है। मैं मीटिंग में रहता हूँ, संजय राउत मीटिंग में क्या बोलते हैं, क्या करते हैं हमें पता है। मीडिया में क्या बोलते हैं वो आपको पता है, तो मैं उसमें जाना नहीं चाहता। अब हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम नेशनल पार्टी है, हमारी जवाबदारियां हैं, हमारे अलायंस को साथ लेके चलना, और वो हम कर रहे हैं। अच्छा, एक डेटा ये कहता है नाना जी, वो ये है कि 13 सीटों में उद्धव गुट और शिंदे गुट आमने सामने हुए। उनमें से 5 एकनाथ शिंदे जीतते हैं और 6 उद्धव गुट जीतता है। तो एकनाथ शिंदे जी की जो टीम है उसका ये तर्क है कि उनका प्रभाव बहुत ज्यादा है नहीं। क्या आप ये सारी चीजें इवैल्यूएट कर रहे हैं आप लोग? सब कर रहे हैं, लेकिन अभी वो पार्लियामेंट का इलेक्शन था, वो इनके चेहरे पे नहीं लड़ाया गया था, वो मोदी जी के चेहरे पे लड़ाया गया था। अब सही, अब एग्जाम इनकी शुरू हो गई है, शिंदे की हो गई है, हमारे फडणवीस की हुई है, अजित पवार की हुई है। अब ये शुरुआत हो गई है, अब आने वाला कल बताएगा। लेकिन आप कहते हैं कि वो चुनाव मोदी जी पे महाराष्ट्र में चलते हैं।
आप कहते हैं वो चुनाव मोदी जी पे लड़ा गया और देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि 48 में से 14 सीटों पर वोट जिहाद हुआ। मोदी जी को तो महाराष्ट्र में हरा दिया। नहीं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि 48 में से 14 सीटों पर वोट जिहाद चला। कि ये लोगों को, मेरा को यही कहना है कि ये लोगों को संविधान ही मानने नहीं है जो लोगों से इस तरह से बात करते हैं। एक संविधानिक पद पे बैठे हुए होम मिनिस्टर महाराष्ट्र के, एक सीएम होने के वाला व्यक्ति अगर वोट जिहाद बोलते हैं तो इनकी जो दिमाग की, तो आप लोगों ने तो ये करना ही चाहिए, इनका इलाज करना चाहिए दिमाग का। लोगों को वोट मारने के लिए लोग रोक सकते हैं, लोगों को वोट मारने के लिए मना कर सकते हैं। अब उसको वोट जिहाद अगर ये बोलते हैं तो मुझे बड़ा इन लोगों के ऊपर बड़ी क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, दया आती है इनके ऊपर मेरे को। वोट जिहाद ये कैसे बोल सकते हैं ये लोग? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। लोगों को वोट, वो तो देश के नागरिक है ना, वो बाहर के लोग तो नहीं आए पाकिस्तान के यहाँ पर। नाना जी वो एक तर्क देते हैं, उनका ये कहना है कि जैसे एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 विधानसभा सीटों पर उनको लीड थी और एक पर इतना मैसिवली वो हारे कि उसने सब कुछ बराबर कर दिया और वहां पर वो मुस्लिम बहुल इलाका था। वो ये तर्क देते हैं अपने वोट जिहाद वाले आर्ग्यूमेंट को लेकर। मुझे ये देखो, बीजेपी का एक सबसे बड़ी परेशानी ऐसी है, वो कल हिंदू को भी वोट जिहाद बोल देंगे। उनको, इनका तो कोई भरोसा नहीं है। जो राम जी के नाम से पैसा इकट्ठा करेंगे लोगों से और राम जी के मंदिर, भगवान श्री राम जी का मंदिर बनाएंगे और उसको भी लीकेज करेंगे और रामलला को पानी में डुबा देंगे, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इनको कोई धर्म से लेना देना नहीं है, इनको सत्ता से लेना देना है। और ये बीजेपी का कॉन्सेप्ट है, सत्ता में बैठकर देश को बर्बाद करो, यही कॉन्सेप्ट है। राज्यों को बर्बाद करो, यही कॉन्सेप्ट है। इसलिए इनके जो भी कुछ ये लोग बताते हैं, इसमें वास्तविकता क्या है? क्या वास्तविकता है? नाना पटोले जी, आप भी विदर्भ से आते हैं, देवेंद्र फडणवीस जी भी विदर्भ से आते हैं, आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, उसके बाद भी आप बीजेपी को खतरनाक बोलते हैं। बीजेपी खतरनाक क्यों है आपके लिए? देखो, जो संवैधानिक व्यवस्था के विरोध में है वो लोकतंत्र में सबसे खतरनाक होते हैं। लोग कुर्सी पे बैठकर जिस तरह से संवैधानिक व्यवस्था को ही खत्म करना चाहते हैं। मुझे बताइए, आप दिल्ली से बात कर रहे हो, यूपीएससी आपको पता है, यूपीएससी में हम लोग ऐसे ब्रिलियंट बच्चे जो देश भर के हम लोग सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर उनको हम देश के प्रशासकीय व्यवस्था में, दुनिया भर के प्रशासकीय व्यवस्था में हम डालते हैं। लेकिन 2019 से इस देश में किसी विचारधारा के लोगों को डायरेक्ट यूपीएससी के एग्जाम न लेते हुए जॉइंट सेक्रेटरी रैंक पर उनको बिठाया जाता है और उनके माध्यम से देश चलाया जाता होगा, तो क्या मानसिकता होगी इन लोगों की? तो इसलिए ये खतरनाक है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। व्यवस्था को, संवैधानिक व्यवस्था को तोड़ के अपने मन से कारोबार देश में करते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए ये खतरनाक है और इसको हम खतरनाक ही बोलेंगे। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा है बीजेपी। एक मुद्दा जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है वो है सावरकर जी का। नाना पटोले जी की उस पर क्या राय है? देखो, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता। मेरा इशू है कि जो आज मेरा महाराष्ट्र जिस तरह से तबाह करके रखा है बीजेपी ने, मेरे शाहू फुले अम्बेडकर विचारों को खत्म करके रखा है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा तकलीफ का इशू है और मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से राजनीति करने वाली बीजेपी, जो भव्य प्रतिमा अरबी समुद्र में बनाने वाले थे, खुद नरेंद्र मोदी जी उनका भूमि पूजन करने आए थे, वो तो बनाए नहीं, लेकिन पार्लियामेंट के चुनाव के पहले मालवन में, राजकोट में जिस तरह से शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की और वो 8 महीने के अंदर गिर गई और कमीशन खोरी के अंदर में छत्रपति शिवाजी महाराज को भी यही अपमानित करते हैं। तो इसलिए मैं
अभी का जो लेटेस्ट जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में मैं बात करूंगा। मैं किसी विषय के इसमें इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा। देखिए, शिवाजी महाराज पर भी हम आएंगे, लेकिन आपने इतिहास में आपने इतिहास के जो पन्ने हैं वो खुद ही थोड़े से पलटे। इसमें इस चुनाव में इतिहास का इतना जिक्र हो रहा है, औरंगजेब, अब्दाली। मेरा सीधा सा सवाल है, नाना पटोले जी क्या वीर सावरकर जी को स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं? मेरे को इस विषय में कोई चर्चा करना नहीं है और मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है। मैं एक किसान आदमी हूँ और मैं शिवाजी महाराज से प्रेरित हूँ। मैं शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा से प्रेरित हूँ। मैं बस उतना ही मुझे पता है, उसके आगे मुझे पता नहीं है और मैं इसी विषय पे बात करूंगा। अच्छा, इस पे मैं आपसे एक आखिरी सवाल जरूर पूछूंगा। राहुल गांधी जी, इस पर राहुल गांधी जी उनको माफी वीर कहते हैं। क्या आप राहुल गांधी जी के उनके बयान पर सहमत हैं? देखो, किस आधार पर राहुल जी ने कहा है वो राहुल जी उसका जवाब देंगे, तो ठीक है, मैं उसमें कोई नाना जी मैं समझ सकता हूं। अब मुझे एक सवाल है जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। वो सवाल इसलिए है क्योंकि हम बात कर रहे हैं विदर्भ की। आप विदर्भ से आते हैं। विदर्भ एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है अगर इन चुनावियों की बात की जाए। वहां पे जो किसानों का डिस्ट्रेस है, चाहे वो आपकी सरकार रही हो कांग्रेस की, चलिए अब तो महाविकास आघाड़ी और महायुति है, चाहे वो बीजेपी या शिवसेना की सरकार या एकनाथ शिंदे की सरकार, किसानों की समस्या कोई भी नहीं सुलझा पा रहा है। सुसाइड्स जो हैं कम भले ही हुए हैं लेकिन खत्म नहीं हो रहे हैं। देखो, जब से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और बीजेपी प्रणीत जो सरकार आने के बाद एवरेज में रोज 10 किसान महाराष्ट्र में सुसाइड कर रहे हैं। कल तक तो विदर्भ में था, लेकिन अब तो कोल्हापुर तक, पश्चिम महाराष्ट्र तक ये सुसाइड का किसानों का काम शुरू हो चुका है। राज्य की सरकार किसान उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता। आज इस बार बड़े पैमाने में बेमौसम बारिश गिरी, फसल आप घर पे आने के पहले तो उससे पूरी किसानों की फसल बर्बाद हो। शुरुआत में ज्यादा बारिश गिरने से फसल खराब हो गई। ना केंद्र सरकार हो, नरेंद्र मोदी की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, अभी तक किसानों को मदद नहीं की। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की योजना बनती है, उस योजना के माध्यम से भी किसानों को मदद मिली जाती है। वो राज्य के और केंद्र सरकार के तिजोरी से जनता का पैसा फसल बीमा का जो कंपनियां होती है हमारे मित्रों की, हमारे मोदी जी के मित्रों की, वो मित्रों को, कंपनियां को प्रॉफिट देने के लिए किसानों के नाम से उस तरह का काम किया जाता है। इसलिए महाराष्ट्र में जो तरह से आसमानी संकट और सुल्तानी संकट, ये दोनों संकट ये सरकार, लेकिन नाना जी उसके परिणाम 1995 से 2013 के बीच में, माफ नहीं कर सके। नाना जी 1995 से 2013 के बीच में कांग्रेस की सरकार के दौरान 60,000 किसानों ने सुसाइड किया था महाराष्ट्र में। यहां तो 2 महीने में कर रहे हैं 7,000। तुम तो साल गिन रहे हो। यहाँ 2 महीने में 7,000 के ऊपर किसानों ने आत्महत्या की। खुद सरकार को आंकड़े सामने आए। हालांकि एनसीआरबी का महिलाओं पे क्या अत्याचार हो रहे हैं आपको पता है? एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 2022 में 4,200 छोटे-छोटे बच्चों पे अत्याचार हो रहा है। खैर, चलिए नाना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया टीवी 9 से जुड़ने के लिए। आभार आपका। जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहेंगे।